अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो का आगाज़ कर रहे हैं सरकारी अस्पताल और वहां मौजूद मरीजों की हालत जार से। कैसी तबीयत अब तुम्हारी? हेलो, कैसी तबीयत है तुम्हारी? हेलो, सुन नहीं रहे? कैसी तबीयत? डॉक्टर साहब ये कल से बोल नहीं रहा। पहले किड़े जलसे करता सी बोल नहीं रहा, इसी के टेस्ट देख रहा हूँ। आए में क्या हुआ तुम्हें? आए बाबूजी, हाय मेरे अंदर से नहीं निकल रही, मेरी जेब में से निकल रही है। क्योंकि जेब मेरी की हालत वो हुई है जो दुनिया से जाते हुए सिकंदर के हाथों की हालत थी। यानी मुकम्मल खाली है जेब तुम्हारी। में तुम्हारा इलाज तो सरकारी अस्पताल में हो रहा है, यहाँ तो 1 रुपया खर्च नहीं होता, फिर जेब कैसे खाली हो गई? और सरकार, पहले मैं भी यही समझता था कि सरकारी अस्पतालों में बंदे का टका नहीं लगता, मगर वो क्या कहते हैं कि राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, वैसे दे जे भी शामिल कर लो, वो व्याह पे आ जाने। हाय हाय, कोई नई बात करो दीमे। हाय हाय, बहुत पुरानी बात है। हाय हाय तो पूरी कौम कर रही है महंगाई की वजह से। अच्छा जी, हुण और कुछ कर लेने। क्या तकलीफ है, बताते क्यों नहीं तुम? ये तकलीफ है। आए सरकार, सारा पैसा मेरा मुक गया है। जिन्हें भी लेके आया सा, हर दूसरे दिन नवे टेस्ट लिख देते हैं। डॉक्टर साहब आती हैं, 4 टेस्ट वो लिख देते हैं। अच्छा। नर्स बाजी आती है तो कहती है ये 3 टेस्ट आए हैं, नए करा के लाओ। रोजाना टेस्ट, जितने मेरे टेस्ट हो रहे हैं, मुझे लगता है मेरे अंदर टेस्ट का वर्ल्ड कप चल रहा है। कभी डॉक्टर टेस्ट लिख देता है, कभी नर्स टेस्ट लिख देती है। उन लोगों को लिखना आता है, क्या वो ना लिखे? जी, और सरकार जे लिखना आंदा है तो फिर जाके सियासतदानां दियां कंधां लिख लवो, उन्हां दे बैनर लिख लवो। और कुछ और लिखते, गरीब के टेस्ट क्यों लिख रहे हैं? तो क्या लिख दूं मैं? और हकीम साहब की फांसी लिख दूं? धीमे, डॉक्टर तुम्हारा टेस्ट इसलिए लिख के देते हैं ताकि तुम्हारे अंदर मर्ज की तशखीस कर सकें। वो टेस्ट नहीं लिखेगा डॉक्टर तो तुम्हारे मर्ज का इलाज कैसे होगा? सरकारी लेबोरेटरी से टेस्ट कराओ। एग्जैक्टली। सरकार, पहली गल ते वे के इन्ना खून इन्होंने मेरे चो कढ़िया जे टेस्टां वास्ते, हुण ते मैनूं लगदा मैं खून दी कमी नाल फौत हो जाना है। में हम तुम्हारा खून टेस्ट कराने के लिए निकालते हैं, कोई वैलेंटाइन डे पे लव लेटर नहीं लिखना। इसकी जरूरत नहीं, तुम मुझे वैसे भी आई लव यू कह सकती हो। मेरा मतलब है दीमे, तुम्हारे खून से टेस्ट ही होता है, कोई तुम्हारे खून से हमने काले इल्म के छट्टे नहीं लगाने। जी, हौसला करो नदीम, ये ठीक कह रहे हैं। और सरकार ठीक स्वाद घटा कह रहे ने। ओ मेरी जान है, जेड़ा तुसी समझ रहे हो ना, इत्थे लैब है सरकारी अस्पताल च, कोई नहीं। सब मशीनां दे उत्ते इन्होंने कपड़े गिले करके सुकने पाए। मशीनां खराब पईयां ने, कहंदे ने टेस्ट बाहरों करा के लियाओ। मैं जेड़े वार्ड च पे आवां, उत्थे बंदे फिरन डे हुंदे ने लैब दे। ओ आके कहंदे ने भाई जी कोई टेस्ट कराना च ते दसो, असीं तुहाडा लैब च हुणे करवा देंगे। झूठ, इल्जाम तराशी, चीटिंग, बेबसी। ये सरकारी हॉस्पिटल है, किसी लैब वाले लड़के की जरूरत नहीं हो सकती कि वो अंदर आ जाए। फरीद साहब, ये सरकारी हॉस्पिटल है, मैं बड़ी मुश्किल से आता हूं यहाँ। मैं रोजाना गेट वाले को 100 रुपया देता हूं, फिर वो मुझे अंदर आने देता है। क्यों? उसे रोजाना यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं। दुनिया वालों, मैं डॉक्टर हूं। फरीद साहब, मैं तुहानू हलफन कह सकदा, लैबार्टरियां वाले इत्थे फिरन डे हुंदे ने अस्पताल च, और जिथे जिथे इन्हां दी कमीशन बनदी है ना जी, ये कहंदे ने उस लैबार्टरी दा टेस्ट कराओ। झूठ झूठ, मेरी तरफ से किसी भी लैब वाले से टेस्ट करवा लो दीमे, मुझे कौन सा पढ़ना आता है? मेरा मतलब मैंने तो पढ़ के ही बताना होता है कि क्या है आपको।
शर्म करो दीमे, हमारे खिलाफ यहाँ शिकायतें लगा रहे हो, अब मांगना मुझसे बुखार वाली गोली। देखिया जी इन्हां दा रवैया वेखो जरा। उधर नकवी साहब आए ने हस्पताल दा दौरा करन वास्ते, इन्हां नूं पता सी कि दीमे ने नहीं हटना, इन्हें रौला पा देना। इन्हां ने मैनूं डॉक्टरां वाले कमरे च डक के ते उत्ते वड्डा टोकरा मूंह दा दे दिता। हकीम साहब मैनूं मिलण आए सन, इन्हां नूं 500 रुपया दिता कि टोकरे ते बह जाओ, उठना ना। दीमे, ये हकीम साहब अस्पताल में क्या लेने आते? मैं कुछ नहीं लेने आता। नदीम जो है ये मेरा भांजा है, मेरी कजन का बेटा है। अच्छा। मैं इसको समझाता हूँ कि यहाँ क्यों जलील हो रहे हो, देसी इलाज करवाओ, मेरे मतब पे आओ। अच्छा, आप नदीम के मामू हैं? जी जी, मेरे दूर के मामू हैं जी, फैले इतने हुए हैं कि नजदीक के हो जाते हैं। मैं आपको क्या बताऊं हजूर, यहाँ सरकारी अस्पतालों में इतनी जलालत है, इतनी खजल खराबी है। हर काम के लिए इधर पैसे देने पड़ते हैं। देखें हजूर, मारते तो बना रहे हैं ये अस्पताल भी धड़ाधड़ बना रहे हैं। हाँ जी। मगर जितनी देर तक अस्पताल के अमले का रवैया ठीक नहीं होगा, ये मरीजों की इज्जत नहीं करेंगे, ये मरीज यहाँ से सही होके नहीं जा सकते। क्या रवैया ठीक नहीं है हमारा? तुम्हारा सर दबाएं, शोल्डर दबाएं, तुम्हारी खिदमत करें, तुम्हारे लिए भाग के बाहर से चाय लेकर आए। सुन रहे हो? नहीं तो बताओ ना क्या करें तुम्हारे लिए? प्ले लैंड ले जाए तुम्हें, सैर कराने ले जाए? प्ले लैंड किथे लैके जाना जे डॉक्टर साहब, मेरे को टिकट दे पैसे नहीं निकलने, तो तुहानू उन्होंने उंज नहीं अंदर जान देना। फरीद सर, ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि पैसे यहाँ अस्पताल में खर्च कर दिए, ये पता नहीं बाहर खर्च करके आ जाता है। आराम से अपने रवैये में नरमी लेकर आए। आप मरीज से बात कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वजीर आला पंजाब ने नर्सों की तादाद में इजाफे के लिए 40 नर्सिंग कॉलेजेस में इवनिंग शिफ्ट का आगाज कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। लेकिन इस नर्सों की तादाद में इजाफे के साथ साथ नर्सेस के रवैये, वार्ड बॉय के रवैये और जो डॉक्टर्स की तरबियत है वो भी होना बहुत जरूरी है, वरना उसके बगैर तो कुछ मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सर। फरीद साहब, सिर्फ नर्सबाजी नहीं, सारे अमले का ही रवैया एडा बुरा होता है। सियापा तो उदों पैंदा नहीं जो टेस्ट वास्ते कहते ने मरीज नूं लैके आओ और बैड समेत लैके आओ। साडे बंदियां नूं अंदर नहीं आण देंदे। ते जेड़ा इन्हां दा अमला है जिन्ने मरीज दा बैड घसीट के लैके जाना है, वो किन्नी किन्नी देर आउंदा ही नहीं, वो भी उदों आउंदा नहीं जदों ओनूं कोई 100-200 लाओ ते। ओ माय गॉड फरीद साहब, बिलीव मी, इस दीमे ने मेरी जिंदगी बोर कर दी है। मैं गाना गाना चाहता हूँ। खाना दे खान परोने, कोई गरीब दा यार नहीं हो, कोई यार गरीब दा बनदा, एक कोई सौखी कार नहीं हो। खाना दे खान परोने, जिन्ना मर्जी गाओ, जिन्ना मर्जी गाओ, मैं आज वेल नहीं देनी। मैं तमीज से बात करो, डॉक्टर साहब वेल लेने के लिए गा रहे हैं? एक बारी 100 की दिता है, हुण रोज मैनू वेख के गाना गान लग पैंदा। आए आए ओ बाजी नर्स, क्या बात है? वेखी मेरे घरों यखनी आई है कि नहीं? आप तो इत्थे बैठे हैं ते घर वालियां ने यखनी किदी कट के भेजनी है। फिलहाल तुम्हें यखनी की जरूरत नहीं है, मैंने ड्रिप लगाई हुई है। बाजी कल भी खिचड़ी आई सी तो डॉक्टर साहब खा गए सन। इतनी सी तुम्हारी खिचड़ी खा ली है तो मैंने मार रहे हो? मैंने जो तुम्हें मिर्चों वाली टॉफी दी थी, मैंने किसी को बताया? फरीद साहब, खिचड़ी इतनी मुफीद चीज है कि उसको जरा सा भी डिले नहीं करना चाहिए, फौरन खा लेना चाहिए। अगर मैं ना खाता खिचड़ी तो वो खराब हो गई थी। डॉक्टर साहब, आप मरीज को दवाई दें, उसका इलाज करें, उसको मिर्चों वाली टाफियां क्यों दे रहे हैं? आए आए मेरियां लत्तां 'च बड़ी दर्द है, तेल वाली शीशी मंगाई सी वो भी लेके नहीं आया। नहीं बाजी, कोई खंघ वाला सिरप पिया ही? क्यों? ਉਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਲ ਦੇਣ। ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਵੈਸੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਲੱਤਾਂ ਮਲਾਂ? ਅੱਧੇ ਇੰਚੀ ਪੈਪ ਜੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, मैं तेनू ऐसी दवाई देंगा तेरे जिस्म दी सारियां दर्दां ही मुक जाणगियां। मतलब ते आ जा, मतलब ते आ जा। अगले नू मतलब ते बुला के आप लंगर लैण गया हुंदा।
लंगर में कितनी शफा है डॉक्टर साहब आप जानते हैं? कीम साहब पका के वंडन च शफा है, मंगन च शफा नहीं। ओहो नदीम छोड़ दो इनकी बातों को, चलो मेरे साथ, मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, क्योंकि आज खोती रेडी लेके आए हैं। हाय हो देखो मेरे मटर चौल आने सन, बाहर गेट वाला ही तो नहीं खा गया। ओए जितनी देर तक इनको 100 रुपया ना दो, एक रोटी भी अंदर नहीं लाने दे। एक्सक्यूज मी, पहले चेक कराओ, इधर आओ। क्या कराने लगे हो मरीज को? मरीज की हालत बड़ी सीरियस है, पहले हम चेक करेंगे क्या। हाँ जी, चेक करोगे तो फिर खाने की हालत सीरियस हो जाएगी। हाँ क्या खुशबू है। ओ मटर चावल, लंच ब्रेक। एक मिनट डॉक्टर साहब, ए अम्मा मेरी ने मेरे भरा ਲਈ रोटी भेजी है, तुसी एवें ही रिश्तेदार बन लियो। बहुत बदतमीज हो तुम। डॉक्टर साहब जो ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਓ। हकीम साहब तुसी साडी फिकर छड्डो, अपनी खोती रेड़ी बाहर जाके वेखो, पार्किंग विच बूटे खान देइए। पुत्र खोते ने बूटे ही खाने ने, केड़ा बर्गर खाना है? मैं तो एक दिन ताड़े मतेब ते आया सा, तुसी बर्गर खान डे सो। छीमिया हाँ जी अम्मा नु जाके कई सील कुकड़ी दे 20 अंडे जमा कर लो, जिदो कीम साहब साडी गली चो नंगन ना ते इन्हां नु मारने जे। और बेवकूफा मारने जरूर ने, मैनू छापर च पा के दे दियो, मैं उबाल लांगा। ओ माय गॉड, व्हाट गोइंग ऑन हियर? ये क्या हो रहा है मेरे ऑफिस में? यही तो मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब कि ये क्या हो रहा है सरकारी अस्पतालों में। चाहे जितनी भी अपग्रेडेशन हो जाए सरकारी अस्पतालों में, इमारतों की तज़ीन आराइश हो जाए, नई मशीनरी ला के रख दें, जब तक सरकारी अस्पतालों का अमला अपना रवैया ठीक नहीं करेगा, मरीज कभी मुतमईन नहीं होगा। सुन रहे हो नदीम वो क्या कह रहे हैं? ये सरकारी अस्पताल कभी ठीक नहीं होंगे। चलो मेरे साथ मेरे मतब पे। ओ खुदा दा वास्ता जे जान दियो अगे मैं देसी दवाई खा खा के ते एडी बीमारी वधा लई है। छड़ दियो मतब दी जान, उथे पट्ठे कुतरन वाला टोका ला लवो। क्वाइट प्लीज। सुनो, चावलों में मटर ही है या कोई बोटी भी है? नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। शेर खुद बोलता है, अगर उसके लिए शायर को गला फाड़ फाड़ कर चीखना पड़े तो समझ जाएं कि वो शायर नहीं कंडक्टर है। अच्छा जी, आप सभी लोग जानते हैं कि शायरी लतीफ़ एहसासात के इजहार का नाम है, और कोई शख्स कितना भी बेज़ौक़ क्यों ना हो, किसी ना किसी काफ़िए, कोई रदीफ, किसी नज़्म, किसी गज़ल या किसी गाने के बोल से मुतासिर ज़रूर होता है। आपसे कुछ अरसा पहले की अगर बात की जाए तो हर शख्स किसी ना किसी शायर के इश्क में मुब्तला ज़रूर होता था। ओहो फरीद साहब, ये 30-35 साल पहले ऐसा ऐसा बड़ा शायर, ऐसा ऐसा नाम। ओहो हो सही कह रहे हैं गौरी साहब, मगर बदकिस्मती है कि आज शायरी में अगर देखा जाए तो कोई बड़ा नाम इक्का दुक्का ही हमें नजर आता है। मेरा ख्याल है सर, शायरी बहुत मुश्किल काम है। क्या किसी ने कहा है कि कुछ उंजवी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गमदा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। ओह मुनीर नियाजी साहब। तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया नियाजी साहब। नियाजी साहब, यूं तो बशमूल मेरे हर शख्स आपका फैन है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर नौजवानों में आपकी एक नज़्म बहुत पॉपुलर है, बहुत वायरल हो रही है, जो शायद आपने पीटीवी के एक प्रोग्राम में पढ़ी थी। हमेशा देर कर देता हूं मैं, वाह जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो,
उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी, यार की डारस मनाना हो, बहुत देरी ना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बहुत खूब, बहुत क्या कहने हैं नियाजी साहब, बहुत खूब। आप इस अहद के ऐसे शायर हुए हैं जिसने किसी क्लासिकी रिवायत का ताक़ुब नहीं किया, कोई असर कबूल नहीं किया, बल्कि अपना एक अंदाज मुतारिफ करवाया। वाह, कहाँ गए आप जैसे बाकमाल शायर। क्या बात है, वाह। बाकमाल शायर तलाश करना भी तो एक काम है। अब तो कई टटपूंजिए भी साहिबे दीवान हुए फिरते हैं। मगर नियाजी साहब आपके आगे तो खैर सभी पानी भरते नजर आते हैं। हाँ। शेर खुद बोलता है, अगर उसके लिए शायर को गला फाड़ फाड़ कर चीखना पड़े तो समझ जाएं कि वो शायर नहीं कंडक्टर है। इसलिए एक बड़े मशहूर शायर के मुतालिक मेरा एक जुमला सनद है जो अक्सर शुआरा पे पूरा उतरता है। वो मैंने कहा कि ये ऐसा नामुराद है, अपनी गैर मौजूदगी में भी लोगों का वक्त जाया करता है। मुझे बहुत कम शायर पसंद आए, वो भी अपनी तबीयत पे जबर करके, क्योंकि शेर तो वो है जो आदमी को लड़ जाए। वाह वाह वाह, क्या क्या लड़ जाए। नियाजी साहब ये शेर है कि सप पे? तू सप कोलों भी ना डरिया कर, उन्हें तेनू लड़ के दंद खट्टे नहीं कराने। मेरी अक्सर बल्कि ज्यादातर जिंदगी ऐसे ही किरदारों के साथ गुजरी जिनके दिमाग में कसाफत के खजाने छुपे थे। हाय हाय। लोग मुझे बिला वजह मर्दम बेजार कहते थे, हालांकि मेरा मिजाज ही ऐसा था। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। क्या कहने। क्या बात। हुजूर बानो कुद्सिया साहिबा जो खुद एक बहुत बड़ी मुसन्निफा और दानिश्वर हैं, उन्होंने मुनीर नियाज़ी साहब के बारे में क्या कहा था मैं आपको बताता हूँ। वो लिखती हैं, मैं मुनीर नियाज़ी को सिर्फ बड़ा शायर तस्वुर नहीं करती, बल्कि वो पूरा स्कूल ऑफ थॉट है जहाँ योले, परछाइयाँ, दीवारें, आते जाते मौसम, उनमें सरसराने वाली हवाएं, खुले दरीचे, बंद दरवाजे, उदास गलियां, मुंतजर निगाहें, इतना बहुत कुछ मुनीर नियाज़ी की शायरी में बोलता, गूंजता और चुप साध लेता है। इंसान उनकी शायरी में गुम होकर रह जाता है। मुनीर की शायरी हैरत की शायरी है और पढ़ने वाला ऊँघ ही नहीं सकता। मैंने असल में जो बात की वो बबांगे दोहल की, क्योंकि मैंने वो केंचवे भी देखे जिन्होंने सांपों की वर्दियां पहन रखी थी। वाह वाह वाह। और मैंने वो रिक्शा नुमा लोग भी देखे जिन्होंने हारन ट्रक का लगवा रखा था। मैंने उन नक्कादों के बारे सच कहा कि पहले इन्होंने मुझे बेतवज्जोही से मारा और अब तवज्जो से मार रहे। मुझ पर नक्कादों ने एतराज किया कि मुनीर नियाज़ी कैसा शायर है जिसने पिछले 17 सालों से एक शेर भी नहीं कहा। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि भाई मिर्जा गालिब ने तो पिछले 150 साल से कोई शेर नहीं कहा। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? शायर और अंडे देने वाली मुर्गी में फर्क होता है। वाह। शेर और अंडे में फर्क होता है। वाह।
ये कहाँ लिखा हुआ है कि शायर हर रोज शाम को एक गजल देगा? क्या कहने सर। लेकिन अफसोस के अब शायर ऐसे ही कर रहे हैं, धड़ाधड़ लिख रहे हैं और वो शायरी नहीं होती, वो अंडे ही होते हैं। और आपको मालूम है कि अंडे बीच में से गंदे भी निकल आते हैं। और ऐसे शायर गौल के गौल आ रहे हैं जिनके कलाम में ना तलिस्म है, ना तजस्सुस है, ना तखय्युर है, ना ख्याल है। वाह वाह बात है। ये सारी चीजें निकाल लें तो बाकी आंडा ही बचता है। नियाजी साहब, आपने अपनी शायरी में जो डर, खौफ, तिलिस्म और असीबियत की फिजा तख्लीक की, उसकी रिवायत ना आपसे पहले किसी के यहाँ मौजूद है और ना ही कोई उसे आगे लेकर चल सका। और यार शायर होता ही वो है जो नई बात, नया ख्याल, नई फिजा तख्लीक करे। लकीर का फकीर तो अच्छा दादिया नहीं हो सकता, शायर खाक होगा। इसीलिए तो मैंने कहा था एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। अरे वाह। ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। तेनू तो वैसे वो शेर गर्मियां च भी सूट नहीं करते, क्योंकि तेरी ज्यादा तो ज्यादा अप्रोच इछरे वाली नहर तक ही है। तो मैं दरिया ते समुंदर लिखे। नियाजी साहब, आप मैट्रिक के बाद नेवी में भर्ती हुए, बाद में मुस्ताफी हो गए, क्यों? बस वो नौकरी मुझे सूट नहीं करती थी। मैं सारा दिन बम्बई के साहिल पे बैठ के अदबी रिसाले पढ़ता रहता था। वाह वाह वाह। और ये शौक मुझे वालदा की तरफ से मिला था। बहुत खूब। और मैं ये समझता हूँ कि इजहार और फैसला करना जरूरी है। अंदर रखने से कुछ नहीं मिलता, बाहर निकालना चाहिए। इसीलिए मैं मोहब्बत में भी इजहार का कायल हूँ। आवाज दे के देख लो, शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर रायगा तो है। क्या कहने, क्या कहने। नियाजी साहब, 60 की दिहाई में आपके फिल्मी गीत जुबान ज़द-ए-आम थे जी। उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, और वो जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। जिंदा रहें तो क्या है, मर जाएं हम तो क्या। वाह वाह। नियाजी साहब, ये आपका ही लिखा हुआ है? मेरा तो बड़ा फेवरेट है, जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। वाह। मगर मेरा ख्याल है तेरे लिए तो होना चाहिए, जा अपनी देग में से फिर और खा के सो जा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। फरीद साहब, हर काम अपने हाथ से किया है। ਅਸੀਂ भी हाथ नाल ही करने हैं, ਅਸੀਂ को पैरों नाल धागा नहीं पांदे। पता मुझे तुम जो करते हो हाथों से, केस के डोरे बना सकते हो। जी जीवीएस, क्या हाल है आपका? ओके। क्या हाल हो सकता है ब्लैक एंड व्हाइट दौर के शख्स के साथ बैठ। ये टेलर मास्टर है यार, मेरे मेहमान है, ऐसी बात ना करो। ओके, लिव इट। क्या हाल होना इनका, आंखें खोलते इन्होंने पैसा देख लिया है, होश इनको अपनी है नहीं। हमने तो मेहनत से काम किया है। फरीद साहब, हर काम अपने हाथ से किया है। ਅਸੀਂ भी हाथ नाल ही करने हैं, ਅਸੀਂ को पैरों नाल धागा नहीं पांदे। पता मुझे तुम जो करते हो हाथों से, केस के डोरे बना सकते हो। अबे ओ डोरेमोन, अब ये डोरे डालने वाला जो ट्रेंड है ना, ये आउट हो चुका है। हाँ, तो अपने बड़ों को भी भूल जाओ, वो भी पुराने हो चुके हैं। मैं आपको मुंह नहीं लगाना चाहता। मैं तो चाहता हूँ ना। तो फो चाहता हूँ ना, चिचो दी मासी अंगर मगर पैन
बहरहाल फरीद, तुम चूंकि एक अपडेटेड आदमी हो, इसलिए तुम्हें होना है कि कौन सी चीज जो है वो इन हो चुकी है और कौन सी आउट हो चुकी है। और अब तो चीजें बहुत तेजी के साथ बदल रही हैं जीवीएस। हाँ, तो जिस तरह बदल रही हैं, लोगों को भी अब जहन बदलना चाहिए। देखो, अब तो कंप्यूटर का दौर है, बल्कि कंप्यूटर भी अब पुराना हो गया, अब तो एआई का दौर है। आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वाह वाह, बिल्कुल। मसनूई जहानत। यार उसको देख के क्यों कह रहे हो मसनूई जहानत? क्लियर कर रहा हूँ, मैंने कहा फंसा ही ना रहे बाबा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। तो उठ के तो दौड़ जावे क्योंकि नवी एजेंसी निकल आई है। इतने फैशन वाले तुम फरीद साहब, फैशन वही लौट के आता है फिर। देखिए आपके सामने खुले पैंचे वाली पैंट आई कि नहीं? हमारे सामने बंद हुई थी, हमारे सामने फिर आ गई है। फैशन लौट के वही आता है। तो हम लेके आते हैं ना, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਡੀਕਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ फैशन आवे तो ਅਸੀਂ भी नकल मारिए। देखो फरीद, असल में लोग समझते नहीं है, सिर्फ कपड़े पहन लेना सतरपोशी तो है मगर आर्ट नहीं है। हमने इसको आर्ट के तौर पे डील किया है। नीरे कपड़े तो लोगों ने खोते भी पवाए होंगे ने। हाँ, मैंने खुद देखा है, बकरी ने स्वेटर पहना हुआ। आप जरा देखें, जो बकरी का स्वेटर देख रहा है वो कितना बिजी होगा इंसान, बकरी ना जाने कहाँ कहाँ जाती है। बकरी का स्वेटर तुम कभी भी नहीं देख सकते, क्योंकि तुम्हारे पास से गुजरते हुए तुम्हारे सेक से वो स्वेटर उतार देती है। जीवीएस, ये जो तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन है ना, यही दिखा दिखा के तुम कारोबार करते हो। और वरना फैशन क्या, यही लोग लंबी कमीजें कर देते हैं गिट्टों तक, यही लोग इतनी इतनी कमीजें कर देते हैं छोटी। और क्या करते हैं ये लोग? बहरहाल टेलर मास्टर साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मुतासिर करे या ना करे, जीवीएस की इंडस्ट्री को जरूर फर्क पड़ेगा। फरीद, आई नो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये बहुत सी जॉब्स खा जाएगा। बल्कि मैं तो कहा करता हूँ कि एआई जो है ना, ये गोगा है, गोगा। अगर क्लाइंट की पसंद नापसंद का फैसला तो एक फैशन डिजाइनर नहीं करना होता है ना। हम पहले उसकी पसंद देखते हैं, उसका माइंड चेक करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी देखते हैं, फिर उसका हम ड्रेस डिजाइन करते हैं। अब टेलर मास्टर जैसे शख्स को अगर पिंक कलर का कोट पहना दें तो वो तो लगने लगे 200 का बेड़ा करकोगे। जो भी है जीवीएस, तुम कल्चर चेंज नहीं कर सकते। आज भी पाकिस्तानी फिल्म का हीरो लाचा बांधता है। तुम सिंध की अजरक चेंज करो, तुम्हें पीपल पार्टी वाले छोड़ेंगे नहीं। आटा लेके सूट सीना लिया। हम कल्चर चेंज नहीं करते, उसको मॉडर्नाइज करते हैं। हो सकता है 10 साल बाद अजरक को भी गोटा किनारी लगनी शुरू हो जाए। ला तू अजरक नू गोटा किनारी, कायम अली शाह साहब ने तेनू ओ कुटना है कि रह रब दा ना। एक्सक्यूज मी, कायम अली शाह साहब मॉडर्न सोच रखने वाले बुजुर्ग हैं, तुम्हारी तरह नहीं है पेंडू। फरीद साहब, डिजाइन मैं भी बड़े बड़े बनाना। जमीन ते बह के काने नाल डिजाइन बना रहे हैं। जमीन में ही जाना है सबने। फरीद साहब, या गाहक के शौक के लिए बनाता हूँ डिजाइन, वो ये तो लूटने के लिए डिजाइन बनाते हैं। इतने इतने पैसे मांग लेते हैं, वो गाहक समझता है कि पता नहीं कितनी अच्छी चीज बना रहे हैं। और बच्चों को ऐसे ऐसे कलर पहना देते हैं, वो लगता है जिवें मशीनी चूचे फिरन रहे। सच्चे हो चाचा जी, या जीवीएस को कोई कपड़ा खराब होइए ना तो उन्हें फैशन का नाम दे के गाहक उन्हें दे भी दिंदा ते उहदे कोलों पैसे भी ले लैंदा। नहीं, कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी, तुम क्यों फैशन में बोल रहे हो? तुम्हारी मामा तो अभी भी गुथली से पैसे निकाल के तुम्हें देती हो। चाल देखो इसकी, चाल देखो, जैसे ऐसे लगता है जैसे मलकों की शादी पे रकासा आई हुई है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਟਾਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਚਲਾਏ, नहीं तो देगां खराब हो जाएंगी। फरीद साहब, मलंगी फिल्म में जो यूसुफ खान साहब ने शेरवानी पहनी है, वो मैंने बनाई है। ऐसे बंदे को तो वो खान साहब नजदीक नहीं लगने देते थे। मेरे सामने ऐसे बंदे को ऐसा फेंटा, उसने ऐसा फेंटा, मार खा के तो शर्मिंदा नहीं होया, कहता फिल्मी फैंटी सी, मिलते दर्द नहीं हुई। वही पुरानी वारदात, बैठ के सिर्फ किस्से कहानियां सुनाती हैं। इस फिल्म की हीरोइन के कपड़े मैंने सिए हुए हैं, इस हीरो की शेरवानी मैंने सी हुई है, जी फिल्म च बांदरी ने घगरी पाई है भी मैं सी थी। हाँ तो सही है ना, हर किस्म का कपड़ा सी लेता हूं मैं। लो फिर चाचा जी, किसी जैकेट चो कपड़ा वधिया ना तो साडी हाकी दा बैग सीना जे।
फिर 2 सवाल है, तू किसे ठंड में मरदा फिरेगा? अच्छा जीवीएस, आप कह रहे थे कि मैं शख्सियत को देख के सूट सीता हूँ। हाँ। हम चारों को देख के बताओ कि शख्सियत के मुताबिक हमें क्या पहनना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਨਾਤ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਸੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਟੁਰ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਂ ਦੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰੁਮਾਲ ਦਿਓ, ਦੋਵੇਂ ਸਾੜੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰਨ ਕਰਨ। जीवीएस साहब ने मेरे बारे में क्या फरमाया? मुझे कैट वॉक पे बुलाते हैं। कैट वॉक नहीं, बफलो वॉक। ये बफेलो वॉक क्या होती है? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਪੜ ਤੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? तुम बनाओ पेंडू। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਗੜੀ तक हर चीज मैं बना सकना। पगड़ी तक बना लेते हैं? हाँ जी, अल्लाह बख्शे फिल्म स्टार इलियास कश्मीरी साहब दी हर फिल्म च उन्हां दी पगड़ी मैं बनाउंदा सा। और वो खैर ना एडे जवान सन, एडी पगड़ी हुंदी सी उन्हां दी, पगड़ी बना के मैं पिकअप ते रख के स्टूडियो ले जाना था। बस इस तरह के बाबे को यही मान होता है कि सारे शहर में सिर्फ मैं पगड़ी बना सकता हूँ। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, हर चीज बनाई जा सकती है। फरीद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेवकूफ बना सकती है और कुछ नहीं बना सकती। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इनू कोई कंधियां ते चुकना चाहता। ओ माय गॉड, मैंने कहना ही यार वाह 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 वाह, शादी तो यादगार हुई है मगर कंधियां ते चुकण वाले 4 बंदे बेचारे अल्लाह नू प्यारे हो। अच्छा जी, अक्सर आप मीडिया के ऊपर देखते हैं कि शादी हुई है एक जी और वो कमाल हो गया है, वो हेलीकॉप्टर पे बारात गई है। कभी हम सुनते हैं जी शादी के ऊपर डॉलर बरसाए गए, कभी हम सुनते हैं डॉलर के ऊपर मोबाइल फोन बरसाए गए। सही बात है। मुख्तलिफ हरकतें करते हैं लोग शादी पॉपुलर करने के लिए। खासतौर पर ये मंडी बहाउद्दीन की तरफ, गुजरात की तरफ जो लोग जो है ना जी गांव के जो बाहर हैं दूसरे मुल्कों में, और वहां से थबंटू ज्यादा कमा के आते हैं, वो फिर शादी को मुनफरद बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, रौला डलवाने के लिए पूरे मुल्क में क्या बात है भाई, नीदू दी खूब शादी हुई ना, नीदू तो बैठा हेलीकॉप्टर च। इस तरह की हरकतें आप हम अक्सर सुनते हैं। अजीज, कहना क्या चाहते हो? आज आपको एक ऐसी मुनफरद शादी सुनाऊंगा कि आप कहेंगे ओ हो। अच्छा यार, मैं तो सोचा था खिलाने ले चलोगे। यार यार तेरा दोस्त बनता जा रहा है। क्या करें, अब सोबत का असर है अजीजी भाई। सोबत का या पेट का असर है? हमारी पेट भी तुम्हारी सोबत ही है। अच्छा जी, एक शादी हुई है अफ्रीका के एक मुल्क है अलजायर जी। अच्छा। वहां पे एक शख्स शमसुद्दीन नाम का एक शख्स जो नाबीना है। अच्छा, वो शादी उसकी आ रही थी करीब, तो वो दर्जी के पास जो उसके करीब था सूट सिलवाने के लिए गया शादी का। वो दर्जी उसका वाकफकार यार सज्जनी था, तो उसने कहा वाह वाह शादी हो रही है। और शमसुद्दीन बेचारा लबीना कहता यार हम गरीबों की क्या शादी होनी, ना किसी का आने को दिल करता है, ना हम बनाने की तरफ से कोई सोचते हैं, माड़े लोग हैं, मेरी क्या शादी होनी है। लो जी, इतनी बात करके वो बंदा तो टूर गया, उसको क्या पता था कि मेरे ब्याह पे क्या होने वाला है। वो जो दर्जी था ना जी, उसने इसका यही पैगाम सोशल मीडिया पे डाल दिया। अच्छा, ओ मेरे अमाल का, उसने जब सोशल मीडिया पे डाला है कि ये कैसा माड़ा गरीब आदमी जो ये सोचता है मेरी शादी पे किसने आना है, मैं तो गरीब आदमी हूँ। शमसुद्दीन के मुतालिक उसने, दर्जी ने सोशल मीडिया पे डाला है। उसके बाद उसकी शादी यादगार बन गई। अच्छा जी। आप हैरान होंगे सुन के कि जब ये पैगाम वायरल हुआ तो उस नाबीना शख्स की शादी में शिरकत के लिए तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग कारों पे
100 से ज्यादा मोटरसाइकिलों पे पहुंचे, अच्छा, जबकि 100 घुड़सवार भी शामिल हुए। और मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी तकरीब में मजमूई तौर पर 10,000 लोग आए। और सितम वाला आए, सितम भी कह लो, वो उस बेचारे ने तो वक्त पै गया होने ना। बाहर के मुल्कों से भी लोग आए, बाकायदा टिकट करा के। अच्छा, यार तो इंतजाम हुआ था पूरा खाने पीने का। ये तो फिर उन अल्लाह ही वारिस है ना। 10,000 बंदे च 2 गोगे भी आए होने ते खाना तो खत्म हो गया ना। फिर आप देखें कि इससे बड़ी शादी जो है ना जी, वो अलजायर के लोग कहते हैं कि कभी भी नहीं हुई। क्या बात है। बल्कि पड़ोसी ममालिक जो है ना, ट्यूनिस और लीबिया, हाँ जी, हाँ हाँ। वहां से जो लोग खुशी में शरीक होने के लिए पहुंचे थे, जी, वो भी कहते हैं जी मजा आ गया है, बल्ले 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 बल्ले। वाह जी, और जो ये आए हैं लीबिया से और ट्यूनिस से, इनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। ओ वाह और फिर ये जो लोग शरीक हुए शादी में, जी, इन्होंने इतने तोहफे दिए, इतने तोहफे दिए कि उस मस्कीन का घर जो है ना जी, वो तोहफियों से ही भर गया। अच्छा, वाह, और फिर एयर टिकटें भी दी उसको हनीमून के लिए। अच्छा, और फिर लोग जो पहुंचे हुए थे, देखे ना क्या मजा आया होगा शमसुद्दीन को, बेचारा नबीना, हाँ जी, उसको कंधों पे बिठा के दुल्हन के घर लेके गए। क्या बात, हाय हाय, क्या दिलचस्प सूरत हाल होगी। मैं तो ये सोच रहा वहां कि जे अल्लाह माफ करे गोगे दे विआह ते ਇਹੋ जी सिचुएशन बन जाती कि ਇਹਨੂੰ कोई कंधियां ते चुकना चाहता। ओ माय गॉड, मैंने कहना ही यार वाह 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 वाह, शादी तो यादगार हुई है, मगर कंधियां ते चुकण वाले 4 बंदे बेचारे अल्लाह नु प्यारे हो। अच्छा ये तो है कि अल्लाह की रहमत से शादी मुनफरद हो गई। हाँ जी, उस बेचारे का कुछ भी नहीं लगा, रब ने रहमत कर दी। बिल्कुल, लेकिन दुनिया शादियों को मुनफरद बनाने के लिए कैसे कैसे हीले बहाने खजल खराब होती है, वो भी जरा सुन लें। अच्छा, अमेरिका में ऐसी अनोखी तकरीब मुनक्कद हुई है जिसमें दूल्हे को जी जी, ताबूत में रख कर शादी हाल में पहुंचाया। ना कैसे कैसे मनूस लोग भी होते हैं। पूरा करजाई होगा। मैं कहता जी कि दूल्हे को बनाए गए काले रंग के ताबूत को जी, उसके दोस्तों ने वैन में से निकाला। अच्छा, और वो मेहमानों के लिए लगाई गई जो कुर्सियां थी ना, हाँ जी, हाँ जी, उसके दरमियान में से गुजरते हुए स्टेज पे पहुंचे। ओ, शादी में ताबूत बनाने की क्या जरूरत थी उसके लिए, उसने शादी के बाद वैसे ही मर जाना था। यार किसी चुड़ैल से शादी नहीं थी हो रही। अल्लाह दूल्हे दियां अगलियां मंजिलां आसान फरमाए। ओए, गोगा जी कोलीमे दी रोटी खा के जानी है। क्या बात है, कुलीमा यानी कुलीमा दे कोल मिलाते ने। अच्छा एक और शादी अमेरिका में ही लॉस एंजलिस में एक अमेरिकी दुल्हन ने ना जी अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए जी जी, शादी वाले दिन घुड़सवारी का फैसला कर। वाह जी वाह, समुंदर के किनारे पे शादी और मेहमान भी सारे करीब थे। हाँ, उसने दुल्हन वाला लिबास पहना हुआ और उसने सोचा कि मैं जरा घोड़े के ऊपर बैठ के तो तस्वीरें बनवाऊं ताकि मेरी तस्वीरें यादगार क्या हो। बात, अच्छा, लो जी जब उसने घोड़े पे सवारी की है, हाँ जी, घोड़ा पागल होके दौड़ पिया। थोड़ी देर बाद मेहमाना ने की मंजर वेखे आए, दुल्हन बेचारी साहले समुंदर दे उत्ते कलाबाजी खा के रेत ते पई और समुंदर चो मच्छियां निकल के ओ हंसियां ने। अजीजी फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। याहिर है देखो ना जरा क्या मुश्किल खाश पैदा कर ली दिल में। अजीजी गोगे की शादी भी यादगार बन गई थी, इसके दोस्तों ने अनोखा ही काम किया। क्या गोगे की मसहरी को आग लगा दी। शोर मच गया, मसहरी को आग लग गई, गोगे की शादी मसहरी को आग लग गई। अबे भाईजान मेरी शादी बुर्ज खलीफा पे हुई थी। जी फड़ लवो डांगा उदो ते बुर्ज खलीफा बनिया ही नहीं सी होया। झूठो बोल जेड़ा सी मन भी जाइए। भाईजान ओ यार 30 साल पहले केड़ा बुर्ज खलीफा सी? उस टाइम बनन दिया सी, प्लस्तर नहीं सी होया। ते तू फिर सीधा कहो कि मेरी शादी मिस्त्रियां कोल होई। सालन दाबड़े च पा पा के ले आ रहे सन, खली हुई चरगे उत्ते सुट रहे सन। ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, यूनानी कहावत है कि अल्फाज के पीछे मत भागो बल्कि ख्यालात को तलाश करो। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।